बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट मुस्लिम एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट। वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन सेड दैट एन एम्पायर फाउंडेड बाय वार हैज़ टू मेंटेन इटसेल्फ बाय वार। Okay, so the Muslim empire in India and this particular Mughal empire was founded by war, and they had to maintain it by war, which they couldn't, and how their decline came. Okay, there was no such period in the history of India which was given that much attention and research was done upon it than the Mughal rule, because Mughal rule was so gigantic, so big that all the historians paid more attention to this time, this Mughal empire and Mughal era than other times in India. जैसे बाकी गवर्नमेंट को उन्होंने बाकी जो रूल हुआ उसको इग्नोर ही कर दिया टोटली उन्होंने। The great Mughal empire was the most powerful Islamic empire in the history of India, and it lived for centuries in the Western imagination as a wonderful and unimaginable treasure, symbolized most clearly by the breathtaking beauty of the Taj Mahal. Yeah, they were amazed upon this empire and its beauty, and they were doing research about it. ये एक शानदार किस्म का दौरानिया जो गुजरा था मुग़ल एम्पायर का, बरसगीर के अंदर इतना तवील दौर हुकूमत रहा और शानदार रहा इनका, चूँकि इतने बड़े हिस्से पे उन्होंने हुकूमत की मुग़लिया ख़ानदान ने। ये स्टार्ट हुआ था 1526 में। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब पानीपत की जंग में फतह किया था इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर, वहाँ से शुरू हुआ और फिर ऑब्जर्व हुआ, उसमें शामिल हो गया ब्रिटिश एम्पायर में फ्रीडम, वार ऑफ फ्रीडम इन 1857 में ये जाके जम हो गया। ऑलमोस्ट 335 ईयर्स ये जो था मुग़ल एम्पायर रहा। द एम्पायर ऑफ द गेम एक्सप्लोर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑफ दिस माइटी सिविलाइजेशन। वो सिविलाइजेशन जो थी वो जो बहुत बड़ा एम्पायर था, ये उस पे जो है ना वो इस पे सारे पे इन्होंने रूल किया। और नेक्स्ट है जी, औरंगजेब पॉलिसीज वर अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द मुगल रूलरशिप। एक बादशाह जो औरंगजेब गुजरे तो वो इनकी तर्ज हुक्मरानी जो था और ट्रेडिशंस थी उससे हट के उन्होंने हुक्मरानी की। लेकिन वो आइडियल इस्लामिक जो कंट्री होना चाहिए, जैसा रूल होना चाहिए, औरंगजेब ने वैसा किया। इस्लामिक आइडियलिज्म की तरफ चला गया था वो, विच वॉज अगेंस्ट द मुगल ट्रेडिशंस, मुगल रूलरशिप। जो उनका तरीकाकार था वो नहीं रहा उसका, लेकिन यह कि वो इस्लामिक आइडियलिज्म की तरफ चला गया था वो। Although some historians have attempted to lay the blame for this collapse entirely on Aurangzeb's zealotry. वो कहते थे कि वो उसका जो इंथुजियाज्म था, वो जिस तरह वो एक्सपेंड कर रहा था अपना एम्पायर, जिस तरह उसने आइडियलिज्म की तरफ जाने की कोशिश की, तो ये एक ज़वाल की वजह बना। Yet there were many causes that led to the decline and ultimately collapse of the Muslim empire in the subcontinent. तो कुछ ऐसी वजूहत थी जो कि फिर रीजंस बनी ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड द बिगेस्ट वन एंड द फर्स्ट वन is immensity of the empire. The Mughal empire was so big in size during the time of Akbar that it expanded almost to the all corner of the subcontinent. It covered almost whole of the India from Kashmir to river Kaveri and from Kabul to Chittagong. After the death of Aurangzeb, the Mughal empire had expanded substantially. तो ये जो था उसके इतना वास्ट एरिया था कि जिसपे उनको हुकूमत करते हुए काफ़ी मुश्किल। कम्युनिकेशन वर डिफिकल्ट। जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उनके लिए कम्युनिकेट करना मुश्किल था। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था। द एम्पायर देयरफॉर बिगेन टू सिंक अंडर द साउंड वेव। ये अपने ही बोझ तले दब गया था। मुगल प्रिंसेस लैक्ड एसेंशियल क्वालिटीज और उतने कॉम्पिटेंट नहीं आए जितना बादशाह अकबर था या औरंगजेब था। इतने कॉम्पिटेंट शहजादे नहीं थे उनके, तो वो उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। Mughal princes lacked essential qualities to deal with the affairs of the kingdom. Consequently, they couldn't sustain the empire once a symbol of grandeur and glory. एक अजीम शान शौकत और एक मर्तबे वाली हुकूमत का वो अपना मयार जो है वो बरकरार नहीं रख सके। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। There was no system of democratic decentralization in those days.
उस वक्त वो सिस्टम नहीं होता था जैसे बल्दियाती इंतखाबात आज हम लोग करते हैं और निचले तबके तक इख्तियार जाते हैं. देयर वाज नो सच सिस्टम. द किंग वाज द पर्सन हु रूल्ड द होल एरिया. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट लुक टू द एम्पायर फॉर ऑर्डर्स. वो उसकी के डिपेंडेंट थे. एम्पायर ऑटोक्रेट था एंड हैड अनलिमिटेड फ्रीडम इन मेकिंग लॉ. जो कुछ बादशाह कहता था वही उनका कानून बन जाता था. The great Mughal king can best be described as Benevolent despots. वो रूल्ड फेयरली एंड जस्टली. वो बहुत अच्छा रूल करते थे और जस्ट भी थे क्योंकि इस्लामी तर्ज जिंदगी था उनका ज़्यादातर जैसे औरंगज़ेब का था. तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत जस्ट और बहुत ही ईमानदारी से रूल किया. Another point, another cause of the decline of Mughal Empire is inept successor of Aurangzeb. Till Aurangzeb, it was like it reached its ideal in Aurangzeb time. लेकिन उसके बाद जो उसके आगे बेटे आए वो उस तरह उसको मेंटेन नहीं कर पाए. The first 6 Mughal Empire from Babur to Aurangzeb are emperors described the great Mughals. पहले जो 6 हुक्मरान थे उनको ग्रेट मुगल्स के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उनका द इंपीरियर आफ्टर औरंगजेब आर कॉल्ड द लेटर मुगल्स. दीज लेटर मुगल्स वर वीक एंड वर्थलेस. वो इतना हिस्ट्री में भी उनका नाम नहीं इसी वजह से आया. अदर देन बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट वन. तो वो कमजोर थे. दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रूल द होल सब कंट्री. दे कुड नॉट सेव द एम्पायर फ्रॉम रैपिड डिक्लाइन. तेजी से गिरती हुई जब उनकी ये डिक्लाइन था एम्पायर का, उसको वो रोक नहीं सकी. Particularly after Aurangzeb's death, his sons and his his successors were incapable and weak, and they didn't have the ability to rule the empire. The rulers like Muhammad Shah Rangila loved singing and dancing more than affairs of the empire. For singing, dancing, poetry, which we see. So उनके ये जो मामलात थे वो काफी बढ़ गए थे. जहांदर शाह ruled at the advice of a dancing girl named लाल कुमारी. तो जहांदर शाह जो औरंगजेब के आगे सक्सेसर था उनमें से एक था. तो वो एक लड़की के कहने पे डांसिंग गर्ल नेम लाल कुमारी के कहने पे हुकूमत करता था. जो वो चाहती थी वैसी हुकूमत कर रहा था वो. The next point is weak central government. Central government जो थी वो weak थी. A strong central government was prerequisite for a strong sultanate. So there was lack of central government. When the central government became rebellions and upheavals plagued the country. Under the later Mughals, the princes like Oudh and Bengal were powerful rulers who paid nominal respect to Delhi. These government Marathas of Deccan, Sikhs of Punjab and Jats of Agra and Delhi also exploited the situation. जब central government weak थी तो जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी या रीजनल पावर्स थी उन्होंने बगावत कर दी थी. दे सेट अप सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज. तो अपनी उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई. नो रूल्स फॉर सक्सेशन. मुगल्स हैड नो set of rules for successions. Whenever as rulers died, they appeared many princes to claim for the right of succession. शहजादों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. एक कह रहा था मैंने बादशाहत करनी है, दूसरे में मैंने आपस में उनकी नाइतफाकी वजह की भी एक वजह थी इनके डिक्लाइन की. एंड देयर वाज अ वॉर अमंग देम. और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा किया. फॉर एग्जांपल औरंगजेब सन बहादुर शाह फर्स्ट ascended the throne after a bloody combat with his brother. एक अपने ही जो भाई थे जो शहजादे थे दूसरों को उनके साथ एक खूनी जंग के बाद उसने वो कत्ल करने के बाद ही वो इक़्तिदार तक पहुंचे. He was too old to rule effectively and died within 5 years. वो 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई. उसके बाद the next emperor जानदार शाह got the throne by killing his 3 brothers. फिर उसके बाद जो उनका आया जानदार शाह, उसने 3 अपने भाइयों को कत्ल करने के बाद फिर वो दोबारा जो है वो लेटर उसको भी कत्ल कर दिया था. उसके अपने ही भतीजे ने फरुखसियार ने जो उसका भतीजा था उसने उसे कत्ल कर दिया था. The next point is flattered economy. The war and expeditions of the Mughal army also affected agriculture seriously. लड़ाई झगड़ों की वजह से, आपस की नाइतफाकियों की वजह से जो एग्रीकल्चर था यानी ज़राअत थी उसकी वजह से वो मुतासर हुई. एंड पीजेंट वर नॉट सेव एनी मोर. किसानों के भी कोई महफूज नहीं थे. आर्मी मूवमेंट्स
through agriculture fields, spoiled crops and soldiers plundered the humble belongings of the peasants. हाँ, वो चूंकि जंगे बहुत ज्यादा लड़ रहे थे जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसमें से गुजरते जब वो वहां से या वहां पे जंगे होती तो वो सारी तबाह बर्बाद कर देते. ट्रेड वाज आल्सो इफेक्टेड बाय ऑल हिज अनलेस एज ट्रेडिंग रूट्स बिकेम अनसेफ. ट्रेडिंग रूट सेफ नहीं थे तो ट्रेडिंग भी उनकी मुतासिर हुई. और फिर उसके बाद उन्होंने जो As a result, markets of the Delhi, Agra, Lahore became डेसोलेट Desolate. हो गए थे. वो बिल्कुल तनहा हो गए थे. इसके अलावा जो जागीर थे जिन्होंने टैक्स देना था गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स देना छोड़ दिया. और इनके पास एक बड़ी आर्मी रखने के लिए उनके पास वो इतना बजट या रिसोर्सेज नहीं थे. तो आर्मी आल्सो बिकेम वीक. जी, लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड नोबिलिटी. ये रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज की कमी भी एक वजह थी इसके डिक्लाइन की. द एम्पायर हैज फेस्ड ग्रेव फाइनेंशियल ट्रबल्स. देयर वर नीदर इनफ मनी nor funds to assign for the various offices to let a rivalry among the nobles of the. हाँ, जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इकोनॉमी नहीं थी उनकी इतनी स्ट्रांग, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो उस तरह से लड़ाई नहीं कर सकते थे. द प्रोविंशियल ऑफ बंगाल, गुजरात, दक्कन एंड ओध बिकेम ऑटोनोमस. और जो स्टेट्स थी जो जब ऑटोनोमस हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही, तो उन्होंने टैक्स देना भी छोड़ दिया. लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन. मोर ओवर this was another perilous drawback of Mughal rule, and that was that the Mughal emperor failed miserably to focus on the education of the people. People were not educated, they were left behind in science and technology, they could not print books and open or establish public universities. So this shows the Mughal, after Aurangzeb, the interest of Mughal emperors, which was quite, this education was totally negligible for them. Mughal rule had left India largely incapable for dealing with the challenges of European military and cultural ये ascendancy. बिल्कुल वही वक्त था जब यूरोप तरक्की कर रहा था और ये वहां पे उस तरह से एजुकेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाए, और इसकी वजह